हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट्स। इसमें अभी तक हम 3 राइट्स डिस्कस कर चुके हैं, 3 आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है हमारा आर्टिकल 12, 13 एंड 14। आज बारी आती है आर्टिकल 15 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 हमसे कह रहा है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड वर्थ ऑफ प्लेस। 5 वर्ड्स में दे रखे हैं फ्रेंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड वर्थ ऑफ प्लेस। इनके बेस पे प्रोविड करना, रोकना, मतलब किसका, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। इन वर्ड्स के इनके बेस पे हमको क्या रोकना है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। अब इसका मतलब क्या है समझिए फ्रेंड्स। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम। मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि कोई भी पर्सन मतलब स्टेट हमारा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसके बेस पर, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के बेस पर। मतलब क्या है, कोई किसी अलग कास्ट का है, किसी अलग जाति का है, किसी के कोई सेक्स अलग है, फीमेल मेल के अकॉर्डिंग, या बर्थ ऑफ प्लेस का अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, कभी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आपको फ्रेंड्स आप याद रखना है, ओनली वर्ड, ओनली इसके बेस पर नहीं करेंगे। मतलब सेकेंडरी ग्राउंड तो बन सकते हैं कि हाँ सेकेंडरी ग्राउंड के बेस पर हम इसको भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्राइमरी ग्राउंड नहीं होनी चाहिए कि हमने केवल इसी की वजह से भेदभाव किया है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ फ्रेंड्स। जैसे आपने कभी देखा आर्मी वगैरह की भर्ती होती है, तो इस टाइम पर चलो अलाउ कर दिया फीमेल्स को, पहले फीमेल्स को अलाउ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसका बेस था, क्योंकि आर्मी वगैरह के लिए क्या चाहिए होती है, मस्कुलिन बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। और वहाँ पर रात रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, बॉर्डर्स पर लड़ाई भी करनी पड़ती है। बहुत केस ऐसे होते हैं जो कभी कभी हम लोग किसी अलग कंट्री में भी फंस जाते हैं जाके, तो फीमेल्स उतना उतना उस टाइम पे क्या एब्जॉर्व कर नहीं पाती थी। चाहे मैं खुद फीमेल हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ, पोटेंशियल है, करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन तब भी एक तरीके से कि जितना मेल कर पाएगा उसके उसके कंपेरिजन में फीमेल नहीं कर सकती है। इसी वजह से उस टाइम पे आर्मी में लड़कियों को नहीं लिया जाता था। तो जैसे मस्कुलिन बॉडी डिफाइन किसकी वजह से होगी, डिफाइंड होगी सेक्स की वजह से, कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। तो यही है। अब तो क्या भर्ती हो रही है, तो आप इसे अदरवाइज वे में मत लिएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट कि हाँ ऐसा होता है कि जब हम लोग सेकेंडरी ग्राउंड तो बन सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि आर्मी के लिए मस्कुलिन बॉडी चाहिए होती है, तो उस केस में फीमेल्स को नहीं लिया जाता है। उसमें क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि मस्कुलिन बॉडी किससे डिफाइन होती है, सेक्स के बेस पर डिफाइन होती है। तो सेक्स हमें सेकेंडरी ग्राउंड है, केवल इसलिए हम उसको फीमेल्स को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो फीमेल है, नहीं, केवल इसलिए छोड़ रहे क्योंकि वहाँ पर मस्कुलिन बॉडी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्राउंड तो बन सकते हैं, प्राइमरी ग्राउंड नहीं बन सकते। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं ना, उनको रात में अरेस्ट नहीं किया जाता है, और रात में अरेस्ट नहीं करते उनको। क्यों नहीं करते रात में अरेस्ट, वहाँ पे क्या फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया, मेल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, नहीं, केवल सेकेंडरी ग्राउंड है वहाँ पे सेक्स का, लेकिन प्राइमरी ग्राउंड क्या है, सिक्योरिटी। क्योंकि फीमेल बच्चों वर्नेबल सेक्शन बनाया जाता है, फीमेल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो उनको वर्नेबल सेक्शन बनाया जाता है सोसाइटी में, उनके संग बहुत बुरे बुरे काम होते हैं इस चक्कर में, तो इसलिए उनको मेल को उससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी ऐसे बेस पर नहीं है कि हमने केवल सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया, नहीं, एक जरूरत थी इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया हमने इसको। और वो जरूरत क्या आती है, जरूरत थी सिक्योरिटी, ताकि फीमेल्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने फीमेल्स को मना कर दिया कि उनको रात को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन किसके बेस पर हो रहा है, सेक्स के बेस पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि जरूरत थी, इसलिए सेकेंडरी बेस है सेक्स यहाँ पे, केवल प्राइमरी बेस सेक्स नहीं है कि हाँ फीमेल थी इसलिए हमने उसको ज़्यादा एडवांटेज दे दी, और मेल थी इसलिए एडवांटेज नहीं दिए, नहीं, केवल किस लिए दिए, क्योंकि फीमेल सिक्योरिटी को हमारे इंडिया में इस टाइम पर खतरा है कि अगर हम किसी और कंट्री में होते, अगर हमारी फीमेल सिक्योरिटी यहाँ पे भी सिक्योर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे भी कोई जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं रखेंगे। आपने अदर कंट्रीज में भी देखा होगा, वहाँ पे अगर फीमेल अच्छे से रह पाती हैं, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है उनकी, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो अगर अपने इंडिया में भी ये सिक्योरिटी इंश्योर कर ली जाए कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो हमारे इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी हालत खराब है, लेकिन आगे जाकर वो सुधरेंगे, अभी जब सुधरेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन ये भी खत्म हो सकता है, हो जाएगा क्या, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत सी जगह देखा होगा, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एग्जांपल होते हैं जिसमें ये सेकेंडरी ग्राउंड तो बन सकता है, लेकिन प्राइमरी ग्राउंड नहीं बन सकता। मैंने आपको यही बताया कि सेकेंडरी ग्राउंड के बेस पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि देखिए सेकंड्स में क्या दे रखा है, सेकंड्स क्लॉज क्या दे रखा है इसमें, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस और एनी ऑफ देम वी सब्जेक्ट टू वी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंडीशन विद रिगार्ड टू। मतलब क्या है, इसके बेस पे हम किसी को भी किसी भी शॉप में जाने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल्स में जाने से या पब्लिक प्लेसेस में जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा उसको कोई भी वेल्स घाट यूज करने से या फिर कहीं किसी भी रोड पर मूव करने से उसको नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नथिंग ऑफ दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए इसमें आपको याद रखना है, आपने दो तो याद रख लिए। इसमें पहला क्लॉज कहते रखा था कि हम लोग को किसी भी मतलब रेस, कास्ट, वर्थ ऑफ प्लेस, सेक्स या फिर मतलब इसके बेस पे हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। सेकंड में दे रखा कि हम इन जगहों पर इन जगहों का किसी भी जगह पर हम मतलब किसी भी केवल इनकी बेस पे हमको जाने आने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। लेकिन थर्ड क्या बोला, थर्ड ये बोला कि स्टेट, अगर स्टेट हमारा चिल्ड्रन और वुमेन्स के लिए लॉ बनाना चाहता है तो ये आर्टिकल उस चीज़ को भी नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो फीमेल्स हैं, जो चिल्ड्रन है, वो पल्ट्रेबल सेक्शन में आते हैं सोसाइटी के। इसके अलावा फीमेल्स के संग में बहुत ज़्यादा अत्याचार भी स्टार्टिंग में हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया है, तो उनको भी ऊपर लाने के लिए उनको ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी। तो इसलिए उनको एडवांटेज देने पड़ेंगे थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए, तो ज़्यादा मतलब तो अच्छी बात है, ताकि वो ऊपर और उठ के आ सकें। अब उनकी शुरू से देखिए आप फ्रेंड्स, अगर उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं रही तो वो उसी मतलब मेरिट पर कैसे आगे बढ़ सकती हैं। आपको पता है फीमेल्स जो लड़के होते हैं वो तो बाहर दूर दूर पढ़ने भी जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, हर सोसाइटी उनको अलाउ नहीं करती है, ठीक है। इसके अलावा लड़के होते हैं वो मतलब वो उनको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन लड़कियों को केवल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो लड़की हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन कुछ सेक्शन में आजकल सोसाइटी का अभी भी ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब उसके बेस पे अगर फीमेल्स के लिए हम लोगों को कुछ थोड़ा लॉ बनाने पड़े, और चिल्ड्रन तो आपको पता है छोटे होते हैं, तो मतलब उनके लिए अगर कुछ लॉ बनाने पड़े उनके एडवांटेज के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, तो हम स्टेट उसको मतलब इस बात के लिए भी आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा। जैसे देखिए अभी आपको पता है कि बहुत से ऐसे लॉ बनाए गए जहाँ फीमेल को मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब फीमेल को एक्स्ट्रा मिलती हैं हर जगह पे। मेरिट भी फीमेल्स की कम रहती है, तो वो क्यों रहती है? वो इसी वजह से रहती है, उनको ग्राउंड्स की वजह से रहती है कि मतलब उनको अब तक इतना जो दबा के रखा गया है ना, उसको निकाल के बाहर लाया जा सके। और जब वो इक्वल बेस पे आ जाएंगी तो उनको उसी अकॉर्डिंग रखा जाएगा, जिस अकॉर्डिंग मतलब फीमेल्स को रखा जाता है, तो उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, नो nothing in this article or in clause 2nd of article 29 shall prevent the state from making any special provisions for advancements of any social and educative backward classes of citizens for the scheduled caste and scheduled tribes। मतलब क्या इसमें ये भी बोला गया है कि अगर इसमें से ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ओबीसी एससी एसटी के रूल बनाने के लिए भी हमको रोकेगा। अभी आपको पता है जैसे कि फीमेल्स और वल्नरेबल सेक्शन थी सोसाइटी का, उनको बहुत दबा के रखा गया, इसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी को भी तो दबा के रखा गया, तो उनको भी ऊपर लाने के लिए अगर हम स्टेट को लॉ बनानी पड़ेंगे तो उसके लिए भी उनको नहीं रोका जाएगा स्टेट को, ठीक है। ये आर्टिकल उसको लिए भी नहीं रोकता। इसके अलावा आर्टिकल 29 जो बोलता है कि मतलब माइनॉरिटीज़ के जो लैंग्वेज या कल्चर है उसको निश्चित करने का अधिकार देता है, उसके केस में बोला गया है कि वहाँ पर भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी एससी एसटी और ओबीसी के लागू के लॉ बनाए जाते हैं, तो उस केस में भी वहाँ पर भी लागू होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी of clause 1 of the article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for the scheduled castes and scheduled tribes as per the special provisions related to the admission of school। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वहाँ पर भी कुछ रिजर्वेशन होता है एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो स्टेट इसमें भी नहीं रोकेगा उसको, मतलब जो ये आर्टिकल है ये वाला स्टेट को इसमें नहीं रोकेगा कि हम लोग एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। वहाँ पर आपको पता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर भी हमको रिजर्वेशन मिलता है, मतलब एससी एसटी के लिए वहाँ पर भी सीट्स खाली होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों को पढ़ाई करने से भी रोका गया था। स्टार्टिंग में उनसे बोलते क्या था, ये लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये लोग मतलब क्या होते हैं, ये लोग केवल जो दूसरों की सेवा करने के लिए बने हैं, मतलब तो उनको पढ़ाई करने से भी रोका जाता था। उस केस में अभी भी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत सी जगहों पर। अभी भी मैं अपने घर के आसपास भी देख सकती हूँ, आप अपने आसपास भी देख सकती है कि अभी भी एससी एसटी का कितना डिस्क्रिमिनेट होता है। आपको पता चल गया कि वो इंसान एससी है तो आप तो बड़े डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, लेकिन आपके दादा दादी होंगे, पापा मम्मी होंगे, तो उनको एक बार देखिएगा जाके कि क्या वो भी करते हैं, अगर करते हो तो प्लीज़ उनको समझाइएगा ऐसा ना करें, ठीक है। लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी भी आप सोसाइटी में इतना खुले रूप से सब चीज़ों को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैरिज के पर्पज़ से, इसके अलावा आपको खाने वगैरह के पर्पज़ से आपको बहुत रोका जाता है। हाँ, आपसे कहेंगे घूमिए फिरिए खूब, लेकिन खाइएगा नहीं उसका कुछ भी, मतलब इस तरीके से बातें अभी भी होती हैं। तो अभी भी इतने बैकवर्ड है कि उनको अभी भी मतलब चाहे वो कितने भी अच्छी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे उनकी फैमिली हम लोगों से अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिर भी आज भी उनको इन्हीं निगाहों से देखा जाता है। तो इसलिए स्टेट में बोला गया कि इसका कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो स्टेट को इस बात से रोकेगा कि मतलब वो एससी एसटी के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें उनको रिजर्वेशन फिक्स ना कर सके, ठीक है। तो उनमें उनको रिजर्वेशन फिक्स हो जाएगा और ये आर्टिकल उसको करने से नहीं रोकेगा। नेक्स्ट में देखा, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन क्लासेस मेंशन इन क्लॉज 4 and 5।
अब इसमें ये बोला गया कि देखिए फ्रेंड्स, ऊपर बात की गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, में बात की गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इसमें इकोनॉमिकली की बात नहीं की गई थी, क्योंकि इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफाइन ही नहीं कर सकते। मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो हम निकाल के ले आओगे, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड का मतलब कैसे निकालोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर टाइम पे कोई ना कोई गरीब रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे हमारे इंडिया का क्राइटेरिया ये है कि मान लो कोई अगर 5,000 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर कोई 2,000 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब है। हो सकता है आगे जाकर क्राइटेरिया बढ़ जाए कि मान लो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो गरीब नहीं है, ठीक है, आगे जाकर और बढ़ जाए, कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो गरीब नहीं है। तो लेकिन मतलब ये है कि इसको कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे जो 20,000 कमा रहा है वो गरीब नहीं है, तो 5,000 जो कमा रहा था, जो पहले अमीर में आता था, अब वो फिर से गरीब में आने लगा। तो मतलब क्या ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा एजुकेशन, जो इकोनॉमिकली सेक्शन जो होता है ना, इकोनॉमिकली अगर इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन देने लगे तो बढ़ता ही रहेगा। लेकिन फिर भी इसमें ये बात कही गई है आर्टिकल में कि हाँ, अगर आपको मतलब लॉ बनाने हैं तो अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी लॉ बनाने हैं तो ये भी नहीं रोकेगा आपको, ठीक है, मतलब आप बना सकते हो। जो कि ऊपर जो मेंशन की गए हैं क्लॉजेस, इसमें आपको बताया गया था ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल सकता है एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना है तो ये भी यहाँ पे भी आपको नहीं रोका जाएगा, बस आपको चेक करना होगा कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया, और चेक कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। आपको पता है ना, जनरल सेक्शन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वो इसके अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, में एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सर्टेन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन 4 and 5 as so far such special provisions relate to admission to education institution whether added to अनएडेड वर्ड स्टेटेड अदर देन माइनॉरिटीज। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बात की गई है, जो अभी आपको बताया था ना मैंने कि रिजर्वेशन मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें ये बोला गया कि जो हमारे जो आर्टिकल 30 आप पढ़ोगे आगे जाकर, उसमें ये बोला गया है कि वो लोग अपने इंस्टीट्यूशन सेट कर सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ माइनॉरिटीज़ में लागू नहीं होगी, जो एडेड स्कूल होंगे माइनॉरिटीज़ के उसमें लागू नहीं होगी, उसमें वो लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो क्यों बनाए गए हैं, वो केवल इसलिए बनाए गए ताकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वहाँ पर, क्योंकि वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो अपने लिए बनाए गए ताकि वो अपने कल्चर को अपने स्क्रिप्ट को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके, अपनी स्क्रिप्ट को क्या रख सके, सिक्योर रख सके, ठीक है। तो उस केस में अभी हमने आपको उनको एससी एसटी में भी रिजर्वेशन दे ही दिया था, तो अभी हम इनको भी देने लग जाएंगे उस केस में, तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए उनके केस में थोड़ा सा उसमें मना किया गया है कि हाँ, वहाँ पर अगर कोई बात होती है तो वहाँ पर रिजर्वेशन की बात नहीं आएगी। और देखिए फ्रेंड्स, में एक लाइन लास्ट में और लिखी गई है कि उनका जो रिजर्वेशन को मिल रहा है ना, जो उनको मतलब जो आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स होते हैं उनमें रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उनमें जो हर सेक्शन है ना उसके लिए ईच कैटेगरी के लिए क्या मैक्सिमम केवल 10% रिजर्वेशन हो सकता है, इससे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है ओबीसी के लिए 27% होता है, इसके अलावा एससी एसटी के लिए होता है 15% और 7.5%। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस टाइम पे 10% बढ़ा दिया गया है। तो क्या कितना भी कर लो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी अगर रिजर्वेशन देना है माइनॉरिटी स्कूल में तो वो भी केवल 10% से ऊपर नहीं जा सकता उस केस में, ठीक है। तो मतलब इसमें यही बोला गया, इसमें थोड़ा सा इनको रियायत दी गई है कि यहाँ पर 10% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं बढ़ेगा, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स में ये बात बोली गई है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको डिसाइड कौन करेगा, उसको डिसाइड करेगा स्टेट, वो भी टाइम बाय टाइम, जैसे किससे डिसाइड करेगा, जैसे मान लो उसकी फैमिली इनकम कितनी है या फिर उसका इंडिकेटर मतलब कुछ अपने इंडिकेटर स्टेट बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इस आर्टिकल को हिंदी में देख लेते हैं। इसमें मैं एक बात और देख लीजिए, देखिए फ्रेंड, इस टाइम पे जो ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट चला है वो ओबीसी बेस पर चला है, क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। क्रीमी लेयर होती है कि जिनकी एक बेसिक इनकम मतलब जिनकी जो इनकम है ना वो मतलब एक बेसिक अकॉर्डिंग मतलब उससे ज़्यादा, जैसे इस टाइम पे क्राइटेरिया चल रहा है कि 7 लाख का 8 लाख का ये चल रहा है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है इस टाइम पे। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग है कि मतलब इससे अगर ऊपर इनकम आती है उनकी तो वो लोग मतलब उस इकोनॉमिकली तो वो उस टाइम पे वीकर सेक्शन में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो पता है कि ओबीसी वगैरह में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर चले गए हैं, जो कि मतलब ऑलरेडी उन्होंने अपने सेक्शन को उठा दिया है ऊपर, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इससे के बेस में ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया है। अब ये वाला कंसेप्ट एससी एसटी में क्यों नहीं लाया गया? एससी एसटी में तो अभी बहुत से लोग हैं ना जो क्या कहते हैं जो मतलब बहुत लोग ऊंचाई पर आ चुके हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी लिवलीहुड को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन बस देखिए इसमें क्या होता है, एससी एसटी में जो सीट्स होती है ना वो ऑलरेडी वही सीट्स फुल नहीं हो पाती। मान लीजिए कि 10 सीट्स हैं एससी एसटी के लिए निकली, तो 10 सीट्स ही फुल नहीं हो पाती है कभी कभी। तो क्या होता है अगर 10 सीट्स ही फिल नहीं हो पाती तो उस टाइम पर माना गया कि जब इतने बैकवर्ड है ये लोग इस 10 सीट्स को फुल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा उनको मतलब क्रीमी लेयर का कंसेप्ट डालने से या कुछ और डालने से। हाँ आगे डाला जा सकता है लेकिन इस टाइम पर नहीं डाला गया। इस टाइम पर केवल क्रीमी लेयर का कंसेप्ट किसमें ओबीसी में है, जिसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि मान लो एक बेसिक इनकम है, सपोज कीजिए इस टाइम पर 7 लाख है या 8 लाख है, तो इसके ऊपर अगर जो भी मतलब जो लोग फैमिली में कमा रहे हैं उनकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो लोग क्या करेंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कौन से होते हैं, जो उससे कम कमा रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है स्टेट। टाइम टू टाइम कौन डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन नहीं आएगा। इसके अलावा कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा कौन नहीं आएगा। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स इनकम होता है या जो भी इंडिकेटर्स स्टेट माने वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कंप्लीटली स्टेट के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ।
देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में क्या दे रखा है, आर्टिकल 15 क्या दे रखा है हिंदी में, धर्म मूलवंश। देखिए, धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद में प्रतिषेध। मतलब क्या क्या किसी भी इंसान के साथ में धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसको रोका जाएगा। ठीक है। इसमें फ्रेंड एक वर्ड आ रहा है केवल। मतलब क्या, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब केवल यही ग्राउंड नहीं हो सकता कि केवल इसी ग्राउंड की वजह से आप उसको मतलब मना कर रहे हो। इसके अलावा और भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। मतलब इसको सेकेंडरी ग्राउंड माना जा सकता है केवल। सेकंड ग्राउंड मैंने आपको समझाया था, ऊपर भी मैंने आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया था आपको। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि जो फीमेल्स को अरेस्ट नहीं किया जाता रात में, वो भी एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा और भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि मान लो कोई दरगाह वगैरह होती है तो उसमें केवल जो होते हैं मुस्लिम को ही बिठाया जाता है, मतलब जो चीफ के रूप में। इसके अलावा कोई मंदिर होते हैं तो पंडित ही होते हैं जो मेन पुजारी होते हैं। अब वहाँ पे हम चाहे तो वहाँ पर किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को बिठा सकते हैं। मतलब मंदिर में हम लोग चाहे तो किसी मुस्लिम को बिठा दें और मस्जिद में चाहे तो हिंदू को बिठा दें। तो ठीक है ना, हम वहाँ का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है तो वहाँ पर भी तो नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, उनको वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे। तो कब मैं बता तो रही हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब थोड़े से इसमें डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा सा मतलब ग्राउंड बना दिया जाता है कि हाँ इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है लेकिन दूसरे बेस पर नहीं किया जाता। मतलब केवल यही बेस नहीं हो सकता, केवल ये वाला बेस नहीं हो सकता। हाँ, ये सेकेंडरी बेस हो सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि हार्मनी बनी रहे, तो इसके लिए सेकेंडरी बेस क्या था कि मान लो जिस स्थान पर जिस धर्म के लोग हैं उस स्थान पर उसी धर्म के लोगों को चीफ बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सोसाइटी में हार्मनी बनी रहेगी। ठीक है। और वो उस टाइम पर ज़्यादा जानते भी होंगे। अभी मैं मान लो कि दरगाह में किसी मतलब ऐसे हिंदू आदमी, हिंदू पुजारी को बिठा दो तो उसे क्या पता होगा दरगाह में जो पूजा पाठ होती है वो किस तरीके से की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा किसी मुस्लिम इंसान को अगर हम मंदिर में बिठा दे तो उसको नहीं पता होगा कि पूजा पाठ किस तरीके से होती है हिंदू लोगों की। ठीक है ना। तो इस केस में उनको क्या रखा गया, इस केस में जो हमने धर्म के आधार पर भेदभाव किया ना वो सेकेंडरी ग्राउंड था। फर्स्ट ग्राउंड क्या था, ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे और जो उनके मतलब जो लोगों के जो रिलीजियस राइट्स उनको अच्छे से मिलते रहे। ये हमारा फर्स्ट ग्राउंड था। सेकेंडरी ग्राउंड था हमारा धर्म के आधार पर हमने भेदभाव कर दिया इस केस में। ठीक है। तो सेकेंडरी ग्राउंड तो हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी ग्राउंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलिए। देखिए, इसमें वही बोला गया कि उनको दुकानों पे, सार्वजनिक भोजनालयों पे, होटलों पे या सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा क्या बोला गया इसमें, इसके अलावा बोला गया है कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पूरी तरह से राज्य से निधि है, मतलब राजनिधि से पोषित है या फिर साधारण जनता के प्रयोग के लिए हैं। जैसे स्नान हो गए, तालाब हो गए, कुएँ हो गए, सार्वजनिक समागम स्थान हो गए, वहाँ पर उनको जाने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है ना। मान लो किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनवा के रखी है अपनी, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में कौन आ गया तो मैं डिसाइड करूँगा ना मेरे घर में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, वो सभी चीज़ें जो कि स्टेट ने सबके लिए बनाई है ना, उन सब चीज़ों पर जाने से नहीं, उन सब जगहों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा ये बात बोली गई है कि देखिए इस आर्टिकल की कोई भी बात स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से निर्वाधित नहीं करेगी। मतलब क्या कि हम स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए क्या कुछ विशेष उपबंध बना सकते हैं। आपको याद रखना में दे रखा है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में दे रखा है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बात दे रखी है कि स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए हम इसमें क्या बना सकते हैं, विशेष उपबंध बना सकते हैं। उसके लिए इस आर्टिकल की कोई बात हमको नहीं रोक सकती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट दे रखा है इसमें कि हम SC/ST के लिए बना सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए सब क्लॉज 4 क्या दे रखा है, सब क्लॉज 4 ये दे रखा है कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 2 का खंड 2 मतलब 29 सेकंड, आर्टिकल 29 सेकंड भी हमको इस बात से नहीं रोकेगा कि हम मतलब इन वर्गों को क्या दे रहे हैं, इन वर्गों को हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। SC/ST इसमें देखो साफ साफ बोला गया इसमें SC/ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इसका आर्टिकल 29 की सब क्लॉज 2 और इस आर्टिकल की कोई भी बात हमको इनके रिजर्वेशन के लिए भी नहीं रोकेगी। उनकी उन्नति के लिए अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो उसके लिए भी नहीं रोका जाएगा हमको। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट ये बात बोली गई है कि हम लोगों को जब इनके लिए बनाते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए, तो उस टाइम पे हमको क्या करेंगे, उस टाइम पे हम उनको एजुकेशनली मतलब जो पढ़ाई लिखाई के स्थान होते हैं, शिक्षा संस्थानें जो होती है ना, उसमें उनको रिजर्वेशन देना है। ठीक है। तो जो 13 के सब क्लॉज 1 में जो बात आती है ना कि केवल माइनॉरिटी स्कूल में केवल माइनॉरिटीज ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये बात लागू होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि केवल कब तक, कहाँ तक लागू होगी, इसमें केवल 10% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है। ठीक है। हर कैटेगरी के कैंडिडेट को केवल 10% रिजर्वेशन मिल सकता है इस केस में भी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये बात इसमें कही गई थी 10% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। ऊपर वही सारी बात कही जा रही है कि हमको रिजर्वेशन के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है। और इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ खास तो नहीं दे रखा, ऊपर दे रखा तो वही इसमें दे रखा है सारा। और देखिए हाँ, ये बात इसमें बोली गई है कि आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़े लोग हैं ना तो उनके लिए भी जो है स्टेट क्या बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है। उसके लिए भी नहीं रोका जाएगा। और डिसाइड कौन करेगा कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो डिसाइड करेगा हमारा स्टेट। ये पावर पूरी स्टेट को दे रखी है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। इसलिए हमने बताया था कि ओबीसी में क्रीमी लेकर कंसेप्ट लाया गया ताकि ये चेक किया सके कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं या नहीं। ठीक है। और आपको याद रखना फ्रेंड्स, आर्टिकल में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, सोशली
एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात नहीं कही गई है, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन तो अभी जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था, अभी जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? अभी हमने बात की थी ना, अभी हमने EWS कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात जोड़ी गई है। पहले एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं कही गई थी, ठीक है। पहले क्या कही गई थी? पहले एजुकेशनली और किसकी बात कही गई थी? सोशली बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई थी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमने इसमें एक आर्टिकल में डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, एक एक आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे, जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश में डिटेल में समझ लिया है। अब हमारा आर्टिकल 16 हमारा कल डिस्कस होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वाला लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।